हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सो मोबाइल और दी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। डीएनए का स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर, जो प्रपोज किया जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। उसके बाद सेंट्रल डोगमा को पढ़ा था और हम लोगों ने चारगाफ रूल को पढ़ा था। ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग को दूसरा टॉपिक पढ़ना है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं डीएनए की पैकेजिंग ऑफ डीएनए। लगातार दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए तो आप जानते हैं कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ बेस पेयर बनाते हैं, तो ये एक क्षार युग्म बेस पेयर, ये दूसरा क्षार युग्म दूसरा बेस पेयर। और डीएनए राइट हैंडेड हेलिकल है, राइट हैंडेड हेलिकल दक्षिणावर्त कुंडली है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना देते हैं। ठीक है जी, तो डीएनए अपने ये जो कुंडली है, स्ट्रैंड रज्जु, ये घूम भी रहा, साथ के साथ ऊपर भी चढ़ रहा, तो ये 360 डिग्री रोटेट हो गए, 360 अंश घूम के वापस जहाँ से हम चले थे वापस वहाँ आ जाए तो हम बोलेंगे एक राउंड कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये डिस्प्लेस भी हो रहा, विस्थापित भी हो रहा, ऊपर भी चढ़ रहा और साथ साथ घूम भी रहा। तो जिस पॉइंट से चले थे घूम के उसी पॉइंट पे आप ठीक आ जाए। इस दौरान ये डीएनए का अणु जितना विस्थापित हो जाता वो उसकी पिच कहलाती, तो ये 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ये पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, ये इन दोनों के बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर है। और इसके बीच में सीढ़ी के कितने डंडे? 10 डंडे। तो एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है जी, लगातार दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए तो यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में एक टिपिकल यूकैरियोटिक मैमल की कोशिका में डीएनए द्विकुंडली की लंबाई की गणना हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो गणना हम कर सकते हैं। गणना करी जाए अगर तो ये लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। भैया ये आपको हमने सीढ़ी का लंबाई बता दो, तो सीढ़ी में अगर आपको ये डंडे कितने हैं ये पता है और एक डंडे से डंडे की दूरी कितनी है पता, तो आप लंबाई निकाल लेंगे। मानिए ये दूरी है x और नंबर ऑफ डंडा है 100, तो टोटल सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई? 100 गुणा x, 100x। एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी x मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर जो भी मान लीजिए आप, x नैनोमीटर ही मान लीजिए। और ये डंडा जो बना है 100 बेस पेयर से बना है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? तो 100 गुणे एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी। तो डीएनए जो हम लोगों में मिल रहा है, डीएनए डिप्लॉयड कंटेंट जो है डीएनए का, वो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर से बना है। और एक डंडे से दूसरे डंडे की दूरी 0.34 नैनोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर के। तो मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको। 6.6 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 0.34 × 10⁻⁻9 मीटर में निकालना चाहते हैं। ये तो उड़ गया 9 -9, ये आ जाएगा लगभग 2.2 मीटर। तो लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए का रज्जुक है, मॉलिक्यूल है, जो यूकैरियोटिक सेल के कोशिका में पड़ा हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वह हम लोग इसकी दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने की जाए तो ये 2.2 मीटर के बराबर होगी। यह लंबाई प्रारूपी केंद्र की लंबाई चौड़ाई से काफ़ी अधिक है। और जो हमारे न्यूक्लियस की डायमेंशन है 2.2 मीटर लंबा एक पतंग का धागा आप माचिस की डिबिया के अंदर रख दें। कैसे रख देंगे कि आप उसको लपेट के रख देंगे। तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल आपने रखना है किसमें? न्यूक्लियस में। और उस न्यूक्लियस के डायमेंशन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर है। तो उसमें इसको कैसे रखेंगे?
सीधी सी बात है, गुदिया के रख देंगे। गुदिया के मतलब पैकेजिंग करके, पैक करके। यह लंबाई प्रारूपी केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से काफ़ी अधिक है। इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे पैक्ड होता है? तो एक कोशिका के केंद्रक में डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे पैक हो गया, अब इसको हमें पढ़ना। यदि ई कोलाई डीएनए की लंबाई, डीएनए की पैकेजिंग को ही हम लोगों ने पढ़ना है। अब कह रहा है यदि ई कोलाई में डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, 1.36 मिलीमीटर है डीएनए की लंबाई, तो क्या ई कोलाई में क्षार युग्मकों की संख्या की गणना कर सकते हैं? तो ई कोलाई में क्षार युग्मकों की, ये टोटल लेंथ दे रखी, तो टोटल लेंथ फार्मूला क्या है? टोटल लेंथ कुल लंबाई बराबर है नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर टू अनदर बेस पेयर। कुल लंबाई कभी भी आपको निकालनी हो, कुल लंबाई बराबर है संख्या बेस पेयर की, बेस युग्म की संख्या मल्टीप्लाइड बाय एक बेस युग्म से दूसरे बेस युग्म की दूरी, दो के बीच की दूरी। तो ये अगर पता हो इन दो में से कोई भी, इन तीन में से कोई भी दो पता हो तो आप तीसरा पैरामीटर निकाल लेंगे। यहाँ पे कुल लंबाई दे रखी 1.36 मिलीमीटर, हमको ये संख्या है उसको x मान लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो मिलीमीटर या मीटर को, मिलीमीटर को या तो मीटर में बदल दीजिए या मीटर को मिलीमीटर में, तो ये आपके नंबर ऑफ बेस पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, निकाल लीजिएगा। यदि ई कोलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है तो क्या आप ई कोलाई में क्षार युग्मकों की संख्या की गणना कर सकते हैं? कर लीजिएगा। आप तो समझ में आपको आ गया कैसे करना। असीम केंद्र की, जैसे ई कोलाई, असीम केंद्र की प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि ई कोलाई सेल में जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल असीम केंद्र की सेल जिसको बोलते हैं, असीम केंद्र की कोशिका, जैसे कि ई कोलाई, एशेरेकिया कोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक, एक हमारा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, परमानेंट न्यूक्लियस या स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं, इसके बावजूद भी डीएनए ऐसा नहीं है कि पूरी कोशिका में रायते की तरह फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता। डीएनए ऋणात्मक आवेशित है और कुछ प्रोटीन से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिसे केंद्रकाप न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए, तो डीएनए का मॉलिक्यूल भले प्रोकैरियोटिक सेल हो भले यू, तो डीएनए भले वो प्रोकैरियोटिक सेल हो भले वो यूकैरियोटिक सेल हो, तो समीन केंद्री पे अब आप आइए। अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है कि पूरे में फैला हुआ है, ये धनात्मक आवेशित प्रोटीन से बंध के एक तरफ एक जगह पे कंसंट्रेटेड है और उसको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। समीन केंद्री या सुकेंद्री में ये संरचना और जटिल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल के लिए डिस्क्रिप्शन आ रहा है। यूकैरियोटिक सेल में ये जो पैकेजिंग है ये और जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है। पॉजिटिवली चार्ज हमारी प्रोटीन्स हैं जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, जिनको हिस्टोन्स प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है आपसे किस तरह की प्रोटीन्स है? हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं जो पैकेजिंग में काम कर रही हैं। और ये कैसी हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक प्रोटीन्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये डीएनए की पैकेजिंग में रोल प्ले कर रही हैं। हिस्टोन्स में क्षारीय अमीनो एसिड, लाइसिन व अर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है हिस्टोन्स कैसी प्रोटीन्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन का आवेश आवेशित 5 श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो एसिड की बहुलता पर निर्भर करता है। और इनका जो चार्ज है वो चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो साइड चेन्स हैं, उन साइड चेन्स में अमीनो एसिड कौन से मिल रहे हैं, कौन से अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो इन प्रोटीन्स की साइड चेन पे कौन से अमीनो एसिड्स हैं, उनकी प्रेजेंस के हिसाब से इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो एसिड्स
क्षारी अमीनो एसिड्स जैसे कि लाइसिन व अर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड्स बहुत मिल रहे हैं। वो बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? लाइसिन व अर्जिनिन। दोनों अमीनो एसिड की पार्श्व श्रृंखला पर धनात्मक आवेश होता है और ये अमीनो एसिड्स ऐसे हैं कि इनकी साइड चेन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन अष्टक कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन अष्टक। तो हिस्टोन प्रोटीन्स व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की इकाई बना लिया जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों ओर से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है। अब ये जो धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक है ये चारों ओर से, इसके चारों ओर क्या है? ऋणात्मक आवेशित डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब जब इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, कौन? इसके चारों तरफ जब डीएनए लिपट लिया तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। हिस्टोन अष्टक और उसके चारों तरफ डीएनए, तो इसने बना दिया न्यूक्लियोसोम। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम बना, इसमें एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर की लगभग पैकेजिंग हो जाएगी। तो न्यूक्लियोसोम किससे बना? न्यूक्लियोसोम बना ये हिस्टोन अष्टक, ऑक्टामर और उसके चारों तरफ लिपटा डीएनए, वो कहलाया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली, 200 बेस पेयर लेंथ वाला डीएनए उसके चारों तरफ लिपटा हुआ। केंद्रक से मिलने वाली एक संरचना, केंद्रक से मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन थ्रेड है, एक थ्रेड है जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद न्यूक्लियोसोम मिल रहे हैं। इस थ्रेड को हम, ये जो रचना है इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। जो कि संरचना उसने बोली जिस पर न्यूक्लियोसोम मिलना है, जो केंद्रक में होती है, ये अभिरंजित धागे, अभिरंजित मतलब रंगे हुए, एक कलर्ड धागे के रूप में आपको दिखाई दे रही है। केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना है जिसको आप क्रोमैटिन बोल रहे हो। क्रोमैटिन पे आपको न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक के बाद एक, उस पर आपको न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम, प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में जो हमारा न्यूक्लियोसोम बना हुआ है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर की लेंथ वाला डीएनए लिपटा हुआ है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना, न्यूक्लियस में मिलने वाली एक संरचना जिस पे न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिल रहा है उसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रक में मिलने वाली संरचना, ये वो संरचना है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रोमैटिन। और उस पर ये देखिए, ये है न्यूक्लियोसोम, थोड़ी थोड़ी दूरी पे केंद्रक में अभिरंजित धागे की रचना दिख रही है, क्रोमैटिन, और उस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह से दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम ये क्रोमैटिन थ्रेड देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि जिस तरह से डोरी पर मनके होते हैं, जैसे आप मानिए कोई रुद्राक्ष की माला देखिए, तुलसी की माला देखिए, तो माला में आपको ये मनके कहलाते हैं, मनके, उसके बीच में धागा और मनके। तो धागे में मनके की तरह की रचना आपको क्रोमैटिन थ्रेड पर न्यूक्लियोसोम के रूप में दिखाई देती है। तो न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन थ्रेड पे डोरी पर बीड्स की तरह से दिखाई देते हैं। जिस तरह से डोरी पर बीड्स होते हैं उस तरह से ये दिखाई देते हैं न्यूक्लियोसोम। सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने की रचना की संख्या क्या हो सकती है। तो अगर हम इसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहें, सोच सकते हैं कैसे भाई 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है।
इसको 200 से डिवाइड कर दीजिए, 200 बेस पेयर मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो अगर 200 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.3 इंटू 10⁻7। तो न्यूक्लियोसोम कितने होंगे? न्यूक्लियोसोम 3.3 इंटू 10⁻7 होंगे डिप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट में। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की रचना हम निकाल सकते हैं। भाई टोटल इनऑल इतने बेस पेयर और 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकल आए। डोरी पर बीट सदस्य संरचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन धागों का निर्माण करती है। डोरी पर बीड, ये जो डोरी है उस पर ये जो मनके है, धागे में मनके, डोरी पर बीट सदस्य संरचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन में सघन होकर क्रोमैटिन धागों का निर्माण करती है। ये क्रोमैटिन धागे आगे और कुंडलित व संघनित होकर ये क्रोमैटिन धागे आगे और कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है, फिर से समझो आप, डोरी पर बीट सदस्य रचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन धागों का निर्माण करती है। तो अब वो क्या बना देंगे? क्रोमैटिन वो बना देगा हमारा क्रोमैटिड। क्रोमैटिन धागों का निर्माण करती है। डोरी पर बीट सदस्य संरचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर। हाँ जी, तो कह रहा है डोरी पर बीट सदस्य, ये जो डोरी है, डोरी पर बीट सदस्य संरचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन फाइबर्स का, बीट सदस्य संरचना ये जो न्यूक्लियोसोम है क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन में कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर्स का निर्माण करते हैं, जो आगे और कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की मध्यावस्था माइटोटिक फेज में गुणसूत्र का निर्माण, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो क्रोमैटिन अलॉन्ग विद न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर क्या बना दिया? क्रोमैटिन फाइबर्स। और क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर कंडेंस होकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। ये कह रहा है ये बात। ओके, उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NSC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NSC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कह रहे हैं। तो सामूहिक रूप से इसको बिल्कुल पूरी तरह से सघन हो जाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ गैर हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। गैर हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। गैर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको कि NSC कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं। तो ये जब क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस हुए क्रोमैटिन फाइबर बंधे हैं, तो कुछ जगहों पे क्रोमैटिन बिल्कुल सघनली लूजली पैक्ड है, कंडेंसली पैक्ड नहीं है, ढीले ढाले बंधे हैं। ढीले ढाले बंधे होने की वजह से वो हल्के अभिरंजित लाइट कलर के दिखाई देंगे, जिसको आप यू क्रोमैटिन कहेंगे। यू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, सघन होते हैं, गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं, और उनको हम लोग हीट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। तो दो तरह के आपको क्रोमैटिन धागे दिखाई, क्रोमैटिन में मतलब दो तरह की आपको पैकेजिंग दिखाई दे रही है। एक तो जिसमें सघन पैक है, सघन पैक है तो गाढ़े रंग के दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं हीट्रोक्रोमैटिन। और कुछ जगह पे क्रोमैटिन थ्रेड लूजली पैक्ड है, ढीले ढाले बंधे हैं, तो वो हल्के रंग के दिखाई देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यू क्रोमैटिन। तो यू क्रोमैटिन और हीट्रोक्रोमैटिन दो तरह से आपको क्रोमैटिन धागा दिखाई देगा। ठीक है जी। यू क्रोमैटिन जो है उस पर ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी, ट्रांसक्रिप्शनली ये लोग एक्टिव होते हैं, इस पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, यहाँ पे DNA से RNA बन जाएगा। और हीट्रोक्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, उस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती।
ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये आपका डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड चैप्टर मतलब टॉपिक हुआ खत्म। अब हम लोग उसको स्लाइड वाले उसमें देखें क्या कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को जानने को मिल रहा। तो स्लाइड वाली तरफ चलता हूँ मैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इस पे आ जाइए। अपनी जो एनसीईआरटी को जो बातें पता लगनी थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। पैकेजिंग ऑफ डीएनए सबसे पहले तो इसने वही बताया कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब डीएनए पैकेजिंग का मॉडल किसने दिया था? द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग वॉज प्रपोज बाय रोजर, कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। तो ये लाइन मेरी यहाँ से उठाइए और अपनी उसमें लिख लीजिए एनसीईआरटी में कि ये न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग का न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने प्रपोज किया था? रोजर, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। इतनी बात लिखी है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन हो चुकी बात। देखिए हिस्टोन ऑक्टामर पे आइए। हिस्टोन ऑक्टामर हम लोगों ने बने देखा, न्यू बॉडी ऑफ कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, जिसको आप लोग हिस्टोन ऑक्टामर को हम लोग न्यू बॉडी भी बोलते हैं या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। आर्जिनिन, लाइसिन बहुत होते हैं, ये सब आपकी बुक की लाइनें हैं। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स मिल रही हैं। आर्जिनिन, लाइसिन बहुत होते हैं और उनकी साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन ऑक्टामर बनता किससे? हिस्टोन ऑक्टामर के लिए हम लोग न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यहाँ से उठाइए, लाइन को लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। हिस्टोन ऑक्टामर को हम लोग न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सी हिस्टोन्स पार्टिसिपेट करती हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन ऑक्टामर किसका बना है उसका थोड़ा डिटेल समझ लीजिए, आपकी बुक में नहीं दिया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन है। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 तरह की हो गई भाई, H1, H2, H3, H4, लेकिन H2 के फर्दर 2 H2A और H2B। तो ये 5 तरह की हो गई। डीएनए वाइंड्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर और न्यू बॉडी टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए उसके चारों तरफ रैप्स अराउंड या वेंड्स अराउंड, चारों तरफ लिपट जाएगा हिस्टोन ऑक्टामर के और न्यू बॉडी के और कोर के न्यूक्लियोसोम के टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ से उठाइए और अपनी एनसीईआरटी में लिखिए। न्यूक्लियोसोम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है क्रोमेटिन की, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, चलिए आगे। न्यूक्लियोसोम इज प्रोड्यूस थ्रू इंटरैक्शन बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। वन न्यूक्लियोसोम हैज़ अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया कि एक न्यूक्लियोसोम के किसका बना है, वहाँ पे लगभग 200 बेस पेयर डीएनए के लेंथ जितना आपका डीएनए का मॉलिक्यूल लिपटा हुआ। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन रिजेंबल्स बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। क्रोमेटिन पे न्यूक्लियोसोम की उपस्थिति वैसे ही है जैसे किसी धागे में मनके डले हो। डीएनए कनेक्टेड टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में नहीं दी हुई, इसको लिखिए यहाँ से। डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है उसको हम लोग लिंकर डीएनए बोलते हैं। ये हमारा लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, रैप हुआ, आगे बढ़ा, फिर हिस्टोन ऑक्टामर है, रैप हुआ, आगे बढ़ा, फिर हिस्टोन ऑक्टामर है, रैप हुआ, आगे बढ़ा, फिर हिस्टोन ऑक्टामर है, रैप हुआ, आगे बढ़ा। ये वाले हमारे लिंकर डीएनए कहलाते हैं। लिंक कड़ी जो जोड़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए मिलके कहला रहा है क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम चेन्स गिव्स द बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ये पहले ही बात हो चुकी। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए फॉर्म्स यूक्रोमेटिन विच ऑन फर्दर कंडेंसेशन गिव राइज टू सोलेनाइड स्टेज।
न्यूक्लियोसोम डीएनए कंडेंस होके क्या बना रहा है, यूक्रोमेटिन। ये फर्दर कंडेंस होके सोलेनॉइड, अपनी बुक में नहीं दे रखी स्टेज उन्होंने, तो आप भी बाईपास करो, हटाओ। अब देखिए ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, जो आपकी बुक का डायग्राम है। तो उसने सीधे सीधे दिखा दिया, उसने ब्रेकअप नहीं दिया कि हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सी 8 है। हिस्टोन ऑक्टामर में जो 8 प्रोटीन है वो 2 हैं आपकी H2B, 2 हैं आपकी H2A, H2B, H2A, H2B, H2A। इसके अलावा 2 हैं H3 और 2 हैं H4, टोटल 8 हो जाएंगी। तो H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल, टोटल 8 मतलब हो जाएंगे ये 2 2 4 2 6 2 8 हिस्टोन ऑक्टामर्स। और H1 बाहर से उसको सील कर रहा। ये जो हमारी गेंद बनी, हिस्टोन ऑक्टामर बना, इसमें कौन से हैं, 2 मॉलिक्यूल H2A, 2 मॉलिक्यूल H2B, 2 मॉलिक्यूल H3 और 2 मॉलिक्यूल H4। उस पर यह डीएनए का धागा रैप हुआ और आगे चला। तो ये धागे की ये खुल ना जाए सिरे, उस सिरे को सील कौन कर रहा, तो सीलर की तरह काम कर रहा H1। तो H1 बेसिकली न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। मोटी बात ये याद रखनी है आपने, H1 बाहर से सील कर रहा कि उसका धागा खुल ना जाए, डीएनए खुल ना जाए, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलिए। ये हो गई पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में डीएनए का मॉलिक्यूल की हमारी लेंथ वो कितनी है, विड्थ, डायमीटर 2 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना, 10 नैनोमीटर। ये लिखो, लिख लो बच्चा, न्यूक्लियोसोम का 10। क्रोमेटिन फाइबर का क्या है, क्रोमेटिन फाइबर की विड्थ जो है 80 to 200 नैनोमीटर है। क्रोमेटिन कंडेंस होता चला जा रहा है, देखिए ये डीएनए कंडेंस होता चला जा रहा है। कंडेंस होके क्या बना रहा है, कंडेंस होके फाइनली वो क्रोमोसोम बना देगा। इसकी कितनी थी ये विड्थ, 2 नैनोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियोसोम की कितनी है, 10 नैनोमीटर, या 11 दी है, 10 लिखो। उसके बाद ये हमारा क्रोमेटिड की कितनी है, 700, क्रोमेटिड की 700 नैनोमीटर क्रोमेटिड। और क्रोमोसोम की कितनी, क्रोमोसोम की 1400। क्रोमेटिन फाइबर की कितनी, 80 to 200, 80 से लेके 200 नैनोमीटर तक क्रोमेटिन फाइबर की विड्थ। जो आपसे पूछी जाती है, इसकी पूछी जाती है, न्यूक्लियोसोम की पूछ सकता है और क्रोमोसोम की पूछ सकता है। डीएनए की याद रखनी है, न्यूक्लियोसोम की याद रखिए और क्रोमोसोम की, बाकी ये भी याद रख लें इन दो की, बहुत बढ़िया। सोलेनॉइड छोड़ दीजिए। वैसे सोलेनॉइड किसका बना है, 6 न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर एक सोलेनॉइड बनाते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर एक सोलेनॉइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कंडेंस 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 होता चला जाएगा और अल्टीमेटली क्या बना देगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसकी की विड्थ कितनी है, 1400 नैनोमीटर। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलें। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, फर्दर बात हो गई, छोड़ो इसको और ना पढ़ो, कंफ्यूज हो गए। नॉन स्टोन प्रोटीन्स चाहिए हमें आगे, ठीक। चलिए अब आगे आए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाए। व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या था, तो न्यूक्लियोसोम हमारा हिस्टोन ऑक्टामर और उस पर लिपटा हुआ क्या, डीएनए का मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर फॉर्म बाय रैपिंग ऑफ निगेटिवली चार्ज डीएनए अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में कितना लगभग डीएनए लिपटा है, जिसमें कितने बेस पेयर का, लगभग 200 बेस पेयर का। एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंक कर डीएनए। और इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम क्रोमेटोसोम बोल रहे हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे क्रोमेटिन का, ठीक। क्रोमेटोसोम, ये बात क्रोमेटोसोम याद रखना बच्चे, इम्पॉर्टेंट है क्रोमेटोसोम। तो न्यूक्लियोसोम अलॉन्ग विद लिंकर डीएनए, क्रोमेटोसोम। अब इसमें न्यूक्लियोसोम में
कौन से 8 हैं हमारे मॉलिक्यूल हिस्टोन के? H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2। H1 नहीं है, H1 बाहर से सील कर रहा उसको। आगे चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इन न्यूक्लियोसोम द डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप है। न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, न्यूक्लियोसोम में कौन से हमारे न्यूक्लियोसोम कौन कौन है उसमें? H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। H1 बाहर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। न्यूक्लियोसोम कंटेन्स H2A, 2 molecule of H2A, 2 molecule of H2B, H3, H4, that forms हिस्टोन ऑक्टामर। ये बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर और इस पे लिपट जाएगा हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल। ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो निगेटिवली चार्ज है। विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर? कौन सी नहीं है? H1 बाहर से सीलर का काम कर रही है। द न्यूक्लियोसोम वॉज अटैच टू ईच अदर। न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए? न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से संलग्न है। जुड़े हुए कैसे? ये लिंकर डीएनए की सहायता से। लिंकर डीएनए, एक न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिंकर डीएनए। ठीक है जी, आगे चलिए। स्ट्रक्चर कॉल्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग आर। वो स्ट्रक्चर जो कि हम लोग बोल रहे हैं धागे में मनके के समान दिखाई देता है, वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियोसोम। ठीक, चलिए आगे। Histones are group of protein which are rich in basic amino acids. They perform the function of DNA packaging और DNA coiling। और rich in basic amino acids वो कौन से हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन। और इनकी साइड चेन पे क्या है? इनकी साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड्स, अभी मैंने लिखा आर्जिनिन और लाइसिन। न्यूक्लियोसोम कंटेन, न्यूक्लियोसोम में क्या है? ओनली हिस्टोन, बोथ डीएनए हिस्टोन, तो डीएनए और हिस्टोन दोनों ही है, वो मिलके बना रहा है न्यूक्लियोसोम। लिंकर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियोसोम इज। लिंकर प्रोटीन कौन सा है? लिंकर प्रोटीन हमारा H1 है। वैसे सीलर प्रोटीन होता है, सीलर प्रोटीन नाम होना चाहिए था। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? बेस स्टैकिंग डिस्टेबलाइज। बेस स्टैकिंग डिस्टेबलाइज करती है, स्टेबलाइज करती है। इनकरेक्ट था, यही इनकरेक्ट है। ईच चेन इन डीएनए कॉन्स्टिट्यूट, सही बात है। 2 चेन्स क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड क्वेश्चन, ठीक बात है। पिच ऑफ हेलिक्स हैज रफली 10 बेस पेयर, ये बात भी ठीक है। एंड पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो गलत क्या है कि बेस स्टैकिंग, एक के ऊपर दूसरा जो चट्टा बना रहा है उसकी वजह से डिस्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके आपका डीएनए के हमारी पैकेजिंग का ख़त्म हो गया, खात्मा हो गया। वापस चलते हैं, देखिए आनुवंशिक पदार्थ की खोज, इस पे आते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की खोज, ओके। तो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था पैकेजिंग वाला। तो अभी तक हम लोगों ने पैकेजिंग कर दी है और डीएनए के मॉलिक्यूल की पैकेजिंग में कैसे हुआ वो समझ लिया, और हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा समझ लिया, ये सब समझ लिया। पैकेजिंग के बाद अब हम लोग का आ रहा है आनुवंशिकी पदार्थ की खोज। ठीक, तो अगले टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आनुवंशिकी पदार्थ की खोज की, आनुवंशिकी पदार्थ क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, इन सब बातों का डिस्कशन। तो ये वाला टॉपिक हम लोग का डीएनए पैकेजिंग ख़त्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। आप लोग के पास जो क्वेश्चन बैंक हो, मैंने आपको बोला है क्वेश्चन बैंक रोज़ कम से कम आपको 50 से 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के लगाने हैं, ये अगले 2-3 महीने तक। उसके बाद आपको 150 से 200 पर डे लगाने, जब तक आपका नीट नहीं होता।
इतनी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी धुआंधार, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सब कैसे होगी? क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक कौन सा खरीदें? तो कई बार मैंने प्रमोट किया, हालांकि मेरे किसी से कोई कमीशन मिलती नहीं है। तो पियर्सन का मैं सबसे बेटर मानता हूँ, क्योंकि उसमें लेटेस्ट एनसीईआरटी को बेस बना के बनाया गया है। या आप एमटीजी भी ले सकते हो, और एमटीजी में फिंगर टिप्स ले सकते हो, हालांकि उसका स्टैंडर्ड, चलिए ठीक है एमटीजी ले लीजिए। और उसमें भी देख लीजिएगा जो एनसीईआरटी के बाहर से आपको आइडिया लग जाएगा, तो वो बाईपास कर दीजिएगा। सन 92 के, 90 के, 95 के, या मैं देखता हूँ कि वो कई एक उस पर लेक्चर डले हुए हैं जी, अनसॉल्व फॉर द लास्ट 33 ईयर। अरे भैया आज की तारीख में 2020 मैच हो रहा, और आप लोग वो पढ़ रहे हो कि भैया 5 डे मैच में कैसे विकेट लेनी है, कैसे बॉलिंग करनी है। तो बच्चा फिर तुम्हारी समय की बलिहारी और तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है कि अगर तुम 33 ईयर वाला सलूशन देख रहे हो और उसको 1992 में क्या क्वेश्चन आया, 2002 में क्या क्वेश्चन आया, उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको नमस्कार है मेरा बहुत बड़े वाला। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपने टारगेट ये करना है कि 2013 के ऑनवर्ड्स के जो पेपर हुए हैं उसको आपने टारगेट करना है, और मोस्ट जो आपने फोकस करना है 2016 से 2021 तक जो पेपर हुए उनका क्या पैटर्न था, उसको आप समझने की कोशिश करिए। किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टोटल एनसीईआरटी बेस आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइन से आ रहा। एनसीईआरटी की लाइन से वो लोग बना देते हैं, कोई 4 बातें हैं, उन्होंने कहा जी इसमें से कौन सी बात गलत है, क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझिए, पैटर्न समझिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अब देते ही नहीं है। डायग्राम अब कहाँ आता? पिछले 2-3 साल में देखिए डायग्राम नहीं आता। हाँ, डायग्राम से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता। तो डायग्राम से कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है मैंने 1-2 बार बताया भी है, उन्हीं को समझिए अब आप, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अपग्रेड कर लीजिए, हर चीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अपग्रेड किए बगैर काम नहीं बनता। तो अब आपसे मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद छोटे से, उसमें हम लोग बात करेंगे आनुवंशिकी पदार्थ की खोज। इतना ज्ञान आप लोग के लिए काफ़ी है। आपको अगर क्वेश्चन बैंक अच्छे नहीं मिल रहे, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए सुमो बायोलॉजी, वहाँ पे आपको डीपीपी विद सोल्यूशन मिल जाएगा, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पेपर मैंने बनाए हैं, खुद बैठ के बनाए हैं, रातें काली करके आंखें सुझा के टेस्ट पेपर आपके एनसीईआरटी के। तो टेस्ट पेपर भी वहाँ मिल जाएंगे, सारी कर्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। मेरे इस पे आपको यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर मिलने लगेंगे। तो मेरे के आप लोग फीडबैक ये दे दो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आप किस लैंग्वेज में चाहते हो, हिंदी में चाहते हो कि इंग्लिश में चाहते हो। तो फीडबैक मुझे ज़रूर दो, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके फरवरी 1 वीक से इनके चालू करवा दूँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के आपकी क्लासेस। उसके बाद होली के बाद से लाइव क्लासेस आपके चालू हो जाएंगी। लाइव क्लासेस या कहिए आप क्रैश कोर्स फॉर द अपकमिंग नीट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सुमो बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए, प्रिपरेशन अपनी अप टू ग्रेड करते रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपसे आनुवंशिकी पदार्थ की खोज के साथ। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।